हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास से कुछ और क्वेश्चन हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हैं, जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं अटेम्प्ट, कुछ और करते हैं। तो चलिए मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर डिनोट किया गया है। ये एनसीईआरटी के अलग अलग पेजेस से जो क्वेश्चन होते हैं वो लिए गए हैं यहाँ पे। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपको एक रिएक्शन दी गई है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था। आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से। या तो आपको कोई इक्वेशन या फिर रिएक्शन लिखनी पड़ सकती है। आपको वर्ड्स दिए जा सकते हैं और उससे आपको रिएक्शन लिखनी पड़ सकती है। या फिर कई बार क्या होता है, आपको रिएक्शन दे दी जाए, उसमें कमियां पूछी जा सकती हैं कि कहाँ पर कौन सी टर्म गलत लिखी गई है, या फिर कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, या फिर किसी और टर्म को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, इस तरह की चीज़ें। या पूछा जा सकता है कि रिएक्शन में कौन सी स्टेट सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैसेस फॉर्म में अवेलेबल रहेगी। या भी ये भी हो सकता है कि ये रिएक्शन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, यानी नेम रिएक्शन की बात होगी यहाँ पे, यानी कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करती है या रिडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद स्पेशली ये भी बता दिया जाता है कई बार कि इस रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल, या ऑक्सीडेशन हुआ है। फिर आपसे पूछा जाता है कि किस टर्म का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। तो लगभग हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे जब कोई रिएक्शन पढ़ेंगे तो वो किस टाइप की रिएक्शन है। अगर कोई मिस टर्म कर दे, यहाँ से टर्म को मिस कर दिया जाए तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसको, वगैरह वगैरह। तो एक रिएक्शन दी गई है लेड ऑक्साइड यानी PbO प्लस कार्बन। सॉलिड फॉर्म में है दोनों। जब इनको ऐड किया गया था तो सॉलिड फॉर्म में थे। उसके बाद क्या हुआ, Pb यानी कि लेड अलग हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई है। तो ये स्टेटमेंट देता है इस रिएक्शन के बारे में चार। उनमें से पहचानना है हमें। रिएक्शन को एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेड ऑक्साइड शुरुआत में ऑक्साइड था, ये बाद में ऑक्साइड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हुआ है इस पोर्शन का। लेड ऑक्साइड का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। ये वाले स्टेटमेंट देखें, ये फोर्थ स्टेटमेंट है, मतलब ये करेक्ट है इसके बारे में। उसके बाद कार्बन जो है शुरुआत में अकेला था, बाद में क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर याद रखेंगे, आप राइट वाली टर्म नहीं लिखेंगे, लेफ्ट वाले लिखेंगे। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो सी पॉइंट भी यहाँ पर सही है। इसका मतलब बाकी के दो जो हैं उनको आपने एक बार अच्छे से चेक करना है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गई, नहीं, ये भी नहीं हुआ है। तो ए और बी यहाँ पर इनकोरेक्ट है। उसके बाद अगली इक्वेशन हमारे पास है Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है और उसमें हमने ऐड किया है एल्यूमिनियम। रिजल्ट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन हो गया। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जो आयरन के साथ ऑक्साइड था पहले, अब वो किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ है। दैट मीन्स ये जो एल्यूमिनियम थी उसने आयरन को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। और इस केमिकल रिएक्शन के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम थर्माइट प्रोसेस में यूज करते हैं। थर्माइट प्रोसेस इज स्पेशल टाइप प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, रेलवे लाइंस जो होती हैं, रेल की पटरियां जो होती हैं, उनको जोड़ते हैं। या बहुत एडवांस अगर हमें वेल्डिंग की ज़रूरत हो तो हम इसी रिएक्शन का यूज करते हैं, मजबूत वेल्डिंग की ज़रूरत हो तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और थर्माइट प्रोसेस है। अगर पूछा जाए किस तरह की रिएक्शन है तो आप कहोगे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और कौन सी रिएक्शन पूछे तो आप कहोगे ये थर्माइट प्रोसेस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडिड टू आयरन फिलिंग। हमें पता है कि जब एसिड किसी मेटल के साथ अटैच किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, जिनमें हाइड्रोजन हो, आई रिपीट, ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मतलब HCl है, तो हाइड्रोजन है, तो रिजल्ट में हमें मिलेगी H2 गैस, तीखी स्मेल के साथ।
और साथ में आयरन का जो है साल्ट मिल जाएगा जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि आयरन ली है हमने। तो आयरन के साथ हाइड्रोजन तो अलग होगी, जो क्लोरीन बची है HCl की वो अटैच हो जाएंगी और साल्ट बना लेंगी, जिसे हम पढ़ते हैं आयरन साल्ट की फॉर्म में, या फिर सिंपली मतलब आयरन क्लोराइड की फॉर्म में। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी अटेम्प्ट करवाया था आपको, कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती क्या है और हमें इसका फायदा क्या होता है, यानी क्या चीज एडवांस है इसमें। ए रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक रिएक्शन में अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो हम कहेंगे वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हमें ज़्यादा केमिस्ट्री की नॉलेज देती है ये वाली चीज़ें, क्योंकि इसमें एक लॉ काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अनुसार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। याद रखेंगे ये वाली चीज़ केमिस्ट्री में है। फिजिक्स में यहाँ पर ये रूल बदल जाता है, ये केमिस्ट्री में है, यानी स्पेशली इन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो दोनों तरफ अगर हम इसे बैलेंस कर देते हैं तो हमें आइडिया चलता है कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनाने के लिए कितने अमाउंट रिएक्टेंट हमें चाहिए। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दी गई है आपको इनको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, यानी जैसे हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। यहाँ पर इनको इस तरह से लिखना है आपने, ए के सामने देखो आप, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड किया गया, अमोनिया रिजल्ट में मिला है। फिर उसके बाद इनको बैलेंस कर देंगे, कितने नाइट्रोजन चाहिए और कितने हाइड्रोजन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इनको बैलेंस कर देंगे। अगले क्वेश्चन में हाइड्रोजन सल्फाइड है और ऑक्सीजन के साथ उसको ऐड किया गया है, तो क्या क्या रिजल्ट होंगे हमारे पास? सल्फर डाइऑक्साइड होगा एक तो, और एक वाटर होगा। उसके बाद बेरियम क्लोराइड को आपने ऐड करना है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें एक दूसरे के साल्ट जो है रिप्लेस हो जाएंगे। जहाँ पर बेरियम है वहाँ पर एल्यूमिनियम चला जाएगा, और जहाँ पर एल्यूमिनियम है वहाँ पर बेरियम चला जाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है अगर कहीं पे पूछा जाए तो। उसके बाद है पोटेशियम को हमने वाटर के साथ ऐड किया है, तो ये वही रिएक्शन है जो Na के साथ होती है। बहुत ही एक्सप्लोजन के साथ ही रिएक्शन होती है, और जितना हो सके हमें इस रिएक्शन को करने में किसी भी टीचर की राय लेनी चाहिए जो आपको केमिस्ट्री में हेल्प कराता है। पोटेशियम और यहाँ पर वाटर हमने ऐड किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना है, बहुत ही एक तरह से खतरनाक होता है ये, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। दोनों ही हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। उसके बाद हमारे पास 6th क्वेश्चन है, इसमें कुछ केमिकल इक्वेशंस लिखी गई हैं, उनको आपने बैलेंस करना है। ये आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, क्योंकि इनमें स्टेप्स यूज होते हैं और मैथमेटिकल टर्म्स है, लंबा चला जाएगा प्रोसीजर, और मुझे उम्मीद है हम इतना कर चुके हैं तो बैलेंस करना तो आपको आ ही गया होगा। उसके बाद ये वही क्वेश्चन है जैसा अभी पीछे करके आए थे हम, आपको केमिकल को लैंग्वेज में लिखा गया है और उसको फॉर्मूले में चेंज करके लिखना है। इसको भी ट्राई करेंगे, क्योंकि केमिकल इक्वेशन के साथ साथ हमें केमिकल रिएक्शन भी आनी चाहिए। केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं, उनको लिखना कैसे है, ये सभी की सभी नॉलेज हमें होनी चाहिए अगर इस चैप्टर में अच्छे से मार्क्स हमें लेने हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी वही है बिल्कुल सेम। आपको नेम दिए गए हैं केमिकल्स के, उनको आपने लिखना है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में और रिएक्शन कंप्लीट करवानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका
थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बताएं क्या होती है। बहुत आसान है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल है इनके बहुत आसान। फूड का जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें हीट रिलीज होती है, तो आप कह सकते हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे यहाँ पर मीथेन एक फ्यूल का जो है यूज किया गया है। नेचुरल जो गैस होती है उसमें मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। CH4, इसमें ऑक्सीजन अगर ऐड कर दी जाए तो रिजल्ट में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर और साथ में हीट। हीट यहाँ पर मिली है, दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक में हीट हमें देनी पड़ती है किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो सनलाइट की फॉर्म में दो, चाहे डायरेक्ट टेम्परेचर की फॉर्म में दो, या ऑक्सीजन की टर्म में दो आप हीट करके, यानी इग्निशन टेम्परेचर की टर्म में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ऐसी रिएक्शन लेनी है जिसमें हीट हमें पहले देनी पड़ती है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम इसको रख दें तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। सिल्वर क्लोराइड एक बहुत ही महंगा केमिकल है और इसे अंधेरे में रखा जाता है, किसी खास रिएक्शन में ही इसको इस्तेमाल करते हैं हम, इसलिए इसे धूप से बचाया जाता है। अगर ये धूप से कांटेक्ट में आ जाए या टेम्परेचर या हीट के कांटेक्ट में आ जाए तो ये क्लोरीन अलग हो जाती है। इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसे फोटोसेंसिटिव रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद 10th जो क्वेश्चन है वो कहता है कि रेस्पायरेशन प्रोसेस, जो हमारे शरीर में जो डिकम्पोजिशन होती है फूड की विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी रेस्पायरेशन, वो एक्सोथर्मिक कैसे है वो हमें बताना है। तो बहुत आसान है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लोगे आप, ऑक्सीजन ऐड कर दोगे इसमें, C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, इसमें आपने ऑक्सीजन ऐड कर दी, रिजल्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिलती है। ये हमारे पास कंसिडरेबल रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हुई है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज्यूम की जाएगी। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही। आप अटेम्प्ट करेंगे जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं 6, 7 और 8, इनको ट्राई करेंगे लिख के, आपको ये PDF भेज दी जाएगी ग्रुप में। आप आंसर अगर अटेम्प्ट कर पाएँ तो ठीक, नहीं तो आप इनको देख करके लिख सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।